पहले मॉडलिंग और अब आप पॉलिटिक्स में आना चाह रही हो। बचपन से सपना था कुछ अलग करने का। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भी मैंने धक्के खाए। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। जब साहब ने मेरी प्रोफाइल देखी कि मैं इतने सोशल वर्क में भी एक्टिव हूँ और भील समाज से निकल कर और देश की पहली आदिवासी मॉडल और एक्टर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना, तब उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार के लिए काम करेंगे क्या। मैं पहले से ही आदरणीय गहलोत साहब से प्रेरित थी, तो मैं अगर ये कर सकती हूँ तो हमारे वहाँ की बेटी अब भी कर सकती है। यूथ कांग्रेस के चुनावों में दिव्यानी कटारा भील के सर पर गहलोत साहब का हाथ, उनका आशीर्वाद है। साहब का आशीर्वाद है। तो माना जा रहा है कि अनिल चोपड़ा इस कैंप के, अभिषेक चौधरी इस कैंप के, या दिव्यानी कटारा इस कैंप के। कांग्रेस पार्टी में सभी के लिए सब लोग सम्मानजनक हैं। आपका वागड़ क्षेत्र है, वहाँ पर कांग्रेस लीडरशिप अब कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। बाप पार्टी ज्यादा एक्टिवली नजर आ रही है। बीएपी पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर कर आई जिन्होंने आदिवासियों की बात करी। मेरे राजनीतिक गुरु और मुझे राजनीति में लाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं। जिंदगी में मेरे लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। कि वहीं से कांग्रेस नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। अंदरूनी राजनीति में गुटबाजी का असर थोड़ा ज्यादा है। बीजेपी पार्टी इस बात के लिए बोलती रहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। टाइटल मिला हुआ है भील शेरनी। मेरी जनता, मेरे लोग जो हैं, उन्होंने दिया है। चाकूबाजी जो हुई थी मेवाड़ में, वो भी हमें किसी से छुपी नहीं है। चाहे सामने विधायक हो या सांसद, मैं उनसे भी भिड़ गई। पर्ची सरकार के राज में हम हमारे अभियान भी नहीं चला पा रहे हैं। मुझे आप दो चीजें गिना दीजिए जो पर्ची सरकार के राज में हुई। अगर आपकी बहन बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनावों को लेकर गहमागहमी का माहौल है। तमाम दावेदारों ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, जिनके तकरीबन पहले इस रेस में 22 दावेदार थे और अब 15 दावेदार के लगभग बचे हैं, क्योंकि कईयों के नॉमिनेशन फॉर्म अभी खारिज हो गए हैं। आप देखिए कि इसी चुनाव में एक और महिला प्रत्याशी जो मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है, आदिवासी इलाके से आती है, आदिवासियों के बीच में पली बड़ी है। हालांकि मॉडलिंग की दुनिया से भी दूर नहीं रही, मॉडलिंग में भी उन्होंने अपना अच्छा खासा वर्चस्व जमाया है और अभी आदिवासियों के बीच बैठकर उनके मुद्दों को मुखर रूप से वो उठा रही है। कांग्रेस से दिव्यानी कटारा भील हमारे साथ जुड़ी है। दिव्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले क्योंकि आपका मॉडलिंग का बैकग्राउंड रहा है तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले मॉडलिंग और अब आप पॉलिटिक्स में आना चाह रही हो और सीधा यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, जब मैं एक ऐसी जन्मभूमि से आती हूँ, वागड़ से, जहाँ पर किसी बेटी का मॉडलिंग क्षेत्र और एक्टिंग क्षेत्र के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, परंतु मेरा बचपन से सपना था कुछ अलग करने का। वहाँ पे मैंने बचपन से बहुत संघर्ष किया। जैसा कि कहते हैं कि मुंबई एक माया नगरी है, उस माया नगरी में ऐसे भी दिन आए होंगे जहाँ पर मैंने एक टाइम पर वड़ा पाव खा के अपने दिन निकाला। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भी मैंने धक्के खाए और उसके बाद की जो सफलता मिली है वो आई थिंक आप सभी लोग जानते ही हैं। चाहे वो कई तरह के ब्यूटी पेजेंट्स हो या कई तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स हो, वो मेरी पूरी जो भी क्षेत्र का मेरा जो भी फल चल रहा था, जितना भी मेरा चल रहा था, उसी समय में राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और उसके पहले ही मुझे हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तब मेरे मुख्यमंत्री, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री साहब थे। उन्होंने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था 2021 के अंत में। तो जब साहब ने मेरी प्रोफाइल देखी कि मैं इतने सोशल वर्क में भी एक्टिव हूँ और भील समाज से निकल कर और देश की पहली आदिवासी मॉडल और एक्टर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना और इतने अवार्ड्स होते, तो साहब बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार के लिए काम करेंगे क्या, आप आ जाइए कांग्रेस में। तो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पहले से ही आदरणीय गहलोत साहब से प्रेरित थी। तो इसीलिए आपने पॉलिटिक्स में आने का सोचा। अच्छा, अब क्योंकि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुख्य एजेंडे हैं? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आती है वो माना ये जाता है कि अभी भी उतना आगे नहीं बढ़ पाया है जितना और राज्य और जिले विकास कर चुके हैं। तो ऐसे में आपके मुख्य एजेंडे क्या है? मुख्य एजेंडे यही है कि हमेशा लोगों को लगता है कि हम भील कम्युनिटी से आते हैं या फिर हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आज भी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है।
तो मेरा जो मेरी विचारधारा है या मेरे मन की जो चीज़ है वो ये है कि मैं वो लोगों की मानसिकता बदल पाऊँ कि हाँ, मैं भी एक भिल समाज से आती हूँ, मैं भी उस पिछड़े क्षेत्र से आती हूँ, परंतु मैं अगर ये कर सकती हूँ तो हमारे वहाँ की बेटियाँ भी कर सकती हैं। तो मैं उस लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए आई हूँ और मुझे लगता है कि अगर आज मैं कुछ कर पाऊंगी तो आने वाली जितनी भी युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं सीखेगी और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के प्रयास करेगी। अब क्योंकि आपने गहलोत साहब को अपना राजनीतिक गुरु बता ही दिया है, तो क्या ये माना जाए कि इन यूथ कांग्रेस के चुनावों में दिव्यानी कटारा भील के सर पर गहलोत साहब का हाथ, उनका आशीर्वाद है? साहब का आशीर्वाद तो हमेशा से ही रहा है और दिल्ली इंटरव्यू के बाद में मैं साहब से मिली भी थी। साहब का आशीर्वाद है। खुलकर आप ये बात कह रही है कि आशीर्वाद साहब है। का आशीर्वाद है और जो दूसरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी आशीर्वाद। अच्छा, कांग्रेस में एक चीज बहुत चलती है कि ये दावेदार इस कैंप का, क्योंकि अभी भी जब यूथ कांग्रेस चुनावों की बात है तो माना जा रहा है कि अनिल चोपड़ा इस कैंप के, अभिषेक चौधरी इस कैंप के, या दिव्यानी कटारा इस कैंप के, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये संगठन के चुनाव है, व्यक्तिगत रूप से ये किसी और के चुनाव नहीं है। राइट। और कहीं ना कोई अपने राजनीतिक गुरु को मानते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी नेता को अपनी प्रेरणा मान के चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में सभी के लिए सब लोग सम्मानजनक हैं। हम किसी से प्रेरणा लेते हैं वो एक अलग बात है। ऑल राइट। तो अब क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्र से अपनी राजनीति कर रही हैं, वहाँ से आप शुरुआत कर रही हैं, मगर अभी अगर वर्तमान दौर में हम देखें तो जो आपका वागड़ क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस लीडरशिप अब कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। बाप पार्टी ज्यादा एक्टिवली नजर आ रही है, ज्यादा पैर पसार रही हैं, तो उस पर क्या टेक है? दूसरा, आपने बाप पार्टी से शुरुआत क्यों नहीं की? देखिए, अगर हम वागड़ की बात करें जो कि मेरी जन्मभूमि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, वहाँ की जनता भी बदलाव लाना चाहती थी। बदलाव के अनेकों कारण हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के रहे हों। बीएपी पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर कर आई जिन्होंने आदिवासियों की बात करी, तो लोग उनसे प्रभावित हो गए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हमारा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं लोगों का वो प्रभाव बना और लोगों ने सोचा कि हम कहीं ना किसी नए युवा चेहरे को मौका दें। तो उसी को देखते हुए बाप पार्टी में से युवा चेहरों को मौका दिया गया। तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आपकी राजनीति की शुरुआत बाप पार्टी से हो, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आती है, बाप पार्टी वहाँ पर अभी अपना वर्चस्व भी जमा रही है, तो क्यों नहीं आपने वहाँ से शुरुआत की? क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु और मुझे राजनीति में लाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं। तो मेरे लिए मेरा सोचना ये है कि जिंदगी में मेरे लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, और साहब मुझे लेकर आए हैं तो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए मैं संगठन को और साहब को धोखा नहीं दे सकती। राजकुमार रोड से बातचीत होती है आपकी? बड़े भैया हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आपके वहीं से कांग्रेस नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी। आपको पता होगा कि पहले चुनावों के समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, मगर अब एक बार फिर से बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का रुख करके उनकी जो ये राजनीति, उस पर आपका क्या सोचना? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की बहुत छोटी सी एक कार्यकर्ता हूँ मैं। परंतु मुझे लगता है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, आपको उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो उनका निजी फैसला रहा होगा, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें रही हों, परंतु आप वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को देखते हुए वापस आ गए हैं और हमने भी उनका स्वागत किया है जब वो वापस आए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में, या यूं कह लीजिए अंदरूनी राजनीति में, गुटबाजी का असर थोड़ा ज्यादा है? इस वजह से बार बार इस तरीके की खबरें आती है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी की चीजें हैं। लोगों को लगता होगा, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इस बात के लिए बोलती रहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी, परंतु संगठन में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। अच्छा, दिव्यानी कटारा भील को एक टाइटल मिला हुआ है, भील शेरनी, तो टाइटल आपने खुद को दिया है या लोगों ने आपको दिया, उसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं भील समाज से आती हूँ और इसलिए मुझे भील के हिसाब से, और शेरनी कहीं ना कहीं मेरी जनता, मेरे लोग जो हैं उन्होंने दिया है। क्योंकि जब मैं किसी मुद्दे को उठाती हूँ, चाहे वो बच्चियों का मामला हो गया, आपने देखा होगा कि आदिवासी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, उस मामले में मैंने पुरजोर तरीके से विरोध करके और उस मामले को संज्ञान में लाके आला कमान तक हमने बच्ची को न्याय दिलाने का काम किया। चाकूबाजी जो हुई थी मेवाड़ में, वो भी हमें किसी से छुपी नहीं है।
और कहीं ना कहीं जितने भी मेवाड़ में मुद्दे हुए पिछले 1 साल में, अगर विशेष करके मैं बात करूं पर्ची सरकार के इस राज में, तो मैंने वहां पर अपनी लड़ाई ऐसी लड़ी जनता के लिए कि चाहे सामने विधायक हो या सांसद, मैं उनसे भी भिड़ गई बिना कुछ सोचे समझे। तो मुझे वो शक्ति, मुझे वो मजबूती मेरी जनता से मिलती है और जनता ने मुझे भील शेरनी का नाम दिया, तो जनता का भी धन्यवाद है और मैं उनकी बेटी के रूप में आगे भी इसी तरीके से काम करती रहूंगी। आदिवासी समाज की आप बात कर रहे हैं दिव्यानी, लेकिन आज भी आदिवासी समाज में परंपराएं तो बहुत है, कल्चर बहुत है, रंगीन मिजाज के लोग बहुत होते हैं, मतलब काफी कलरफुल लोग होते हैं, मगर कई तरह की कुप्रथा है जो आज भी आदिवासी समाज में एग्जिस्ट करती है। मौताना आप ले लीजिए, शराब का सेवन आप ले लीजिए, नाता प्रथा करके राजस्थान में, और आप तो क्योंकि आदिवासी समाज से वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए एज एन वुमेन आप क्या करना चाहते हैं, एज एन यंग पॉलिटिशियन? एज इन यंग पॉलिटिशियन, एज इन वीमेन, मैं चाहती हूँ कि इन कुप्रथाओं को हम समय रहते कहीं ना कहीं कम करें, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ों को लेकर अभियान बनाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए हमने पहले भी काम किया हुआ है। अभी कहते हुए बड़ा दुख होता है मुझे कि पर्ची सरकार के राज में हम हमारे अभियान भी नहीं चला पा रहे हैं, हम लोगों से जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पर्ची सरकार ने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जहाँ पर आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे दुख होता है। परंतु मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता समय रहते 2028 में वापस से कांग्रेस सरकार को मौका देगी और कहीं ना कहीं हम पुरजोर तरीके से हमारी सरकार बनाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी आ रहा है, अब उस पर पार्लियामेंट में बहस भी होनी है, तो क्या आप यूथ कांग्रेस चुनाव के माध्यम से 2028 की तैयारी कर रही है, विधानसभा चुनावों की? यूथ कांग्रेस मेरा माध्यम है, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, और अगर ये माध्यम ना हो तो भी मैं मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरे लोगों के लिए, क्योंकि अगर जो आला कमान चाहेगी, जो जनता चाहेगी, अगर उन्होंने सोचा कि 2028 में मुझे विधानसभा में भेजा जाए तो मैं बिल्कुल तैयारी करूंगी, परंतु अभी तक मेरा खुद का कोई मानस नहीं है। बट अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर आला कमान चाहता है तो आप तैयार है, अगर आपको मौका मिलता है, कौन सी वो सीट होगी जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? सीट तो मैंने कोई निर्धारित नहीं की है, क्योंकि परिसीमन भी अभी बाकी है, आप सभी लोगों को पता ही है। परंतु मैं उदयपुर ग्रामीण की निवासी हूँ, उदयपुर ग्रामीण में ही मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग हैं, तो परिसीमन के बाद की तो पिक्चर मैं नहीं कह सकती, परंतु अभी मैं वहाँ के क्षेत्र की निवासी हूँ। उदयपुर ग्रामीण से, मतलब आपकी फर्स्ट चॉइस उदयपुर ग्रामीण होगी? जी जी। ऑलराइट। ट्राइबल विमेंस का मुद्दा हमेशा राजस्थान में हावी रहा है, सरकारें हमेशा कहती रही हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या सरकारों की वो योजनाएं, वो फ्लैगशिप योजनाएं उस ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाओं तक पहुंच पा रही हैं? देखिए, मिशन कोटड़ा हमने चलाया था, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। हमारी कांग्रेस सरकार के राज में बहुत विख्यात भी हुआ था वो मिशन कोटड़ा हमारा। जब हमने वो अभियान चलाया तो हमने जाना कि किस तरीके से आदिवासी आज भी पिछड़े हुए हैं। आज कोटड़ा, जाडोल कोटड़ा क्षेत्र से बीजेपी के बाबूलाल जी खराड़ी, जो कि जनजाति मंत्री है वहां से, वो खुद वहां से बने हैं जनजाति मंत्री, कई बार एमएलए भी वो रह चुके हैं। आप उस क्षेत्र में वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आदिवासियों की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है। आप वहां पे इतनी बार एमएलए रह चुके हो, वहां पर आज स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, बच्चियों को बेचा जा रहा है, महिलाओं को कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ रहा है, उनके पति को पलायन करना पड़ रहा है, वहां पर कुप्रथा इतनी ज्यादा है। तो जो आदिवासी समाज, हमारा भिल समाज 20 साल पीछे चल रहा है, तो किसकी वजह से चल रहा है? कहीं ना कहीं आप ही लोगों की वजह से चल रहा है। लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस से भी कई वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, मालवीया जी खुद ने वहां से। नहीं, जाडल कोटड़ा में तो मंत्री जी जो अभी हैं वही पहले विधायक थे। जी नहीं, मगर जैसे आप कह रही हैं कि सरकार क्या कर रही है, वहां से मंत्री भी है, विधायक भी है, बट क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है 2023 से पहले तो, और मालवीया जी वहां से मंत्री भी रह चुके, कैबिनेट मिनिस्टर, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसी योजनाएं लाई थी जहां पर अभी तक नहीं आई थी। आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं ओपीएस को लेके अगर बोलना चाहूँ तो ओपीएस की योजना जो पूरे भारत देश में, हमारे राज्य में लागू हुई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि गहलोत साहब थे। उसके अलावा जो 25 लाख बीमा योजना की जो चीजें थी, वो भी कहीं ना कहीं
हमारे गहलोत सरकार के राज में हुई। बिल्कुल। मुझे आप 2 चीजें गिना दीजिए जो पर्ची सरकार के राज में हुई है। पर्ची सरकार के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, रोजगार के जो भी संसाधन थे वो भी जीरो हुए हैं। नौजवानों को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोजगार के लिए आज भी नौजवान भटक रहे हैं। पर्ची सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि दिव्यानी जी आप नौजवानों का मुद्दा उठा रही हैं, यूथ का मुद्दा उठा रही हैं, आदिवासी क्षेत्र में आज भी युवाओं का पलायन, डिजिटल लिटरेसी, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो काफी चिंताजनक विषय है। इन पर आपका क्या टेक है? उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम जैसे मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे अगर आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा आगे बढ़ने का और मेरा राजनीति में आने का, क्योंकि मेरे को 6 साल हुए हैं राजनीति में आए हुए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसलिए आई हूँ कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि अगर आपकी बहन बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैं उस गांव से निकलकर, उस क्षेत्र से निकलकर कुछ बन सकती हूँ तो वो भी बन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि गहलोत साहब को तो आपने अपना गुरु बता ही दिया, क्या कभी सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? टीकाराम जूली, पार्टी आला कमान है, सबसे मिलना होता है, सबका आशीर्वाद है, सभी हमेशा सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, चाहे वो पायलट साहब हो, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी हो, या हमारे पीसीसी साहब डोटासरा जी हो। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है, अंत में अपील क्या रहेगी आपके कार्यकर्ताओं से, युवाओं से और आपके क्षेत्र के लोगों से? अपील तो नहीं है, बस आपकी बेटी, आपकी बहन यही बोलना चाहती है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर मैंने इतना संघर्ष किया है, तरह तरह की चीज़ें, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या मानसिक रूप से हो, मैंने चीज़ें देखी हैं और बहुत परेशानियां झेली है। तो मैं हर उस व्यक्ति से, हर युवा से, हर माँ से और हर व्यक्ति को ये निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि आप मेरी मेहनत देखिएगा कि किस तरीके से ये लड़की, ये बेटी भी कुछ करना चाहती है। और मुझे विश्वास है राजस्थान की जनता पे कि कहीं ना कहीं वो इस आदिवासी बेटी को ज़रूर मौका देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यानी कटारा भील हमारे साथ जुड़ी थी, तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बातचीत की है। गहलोत साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानती है, मगर पायलट साहब, डोटासरा साहब की भी इज्जत उतनी ही करती है और चाहती है कि लोग उन्हें मौका दे, पार्टी उन्हें मौका दे, आगे बढ़ती रहे। हो सकता है कि आदिवासी इलाके की जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको मुखर होकर आगे पटल पर रखे ताकि उनका समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।